नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बीजेपी का फोकस राजस्थान पर बीते साल से तेजी से बढ़ा है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक राजस्थान का लगातार दौरा कर रहे हैं। फिर से राजस्थान पर फोकस है। इस बार चुना गया है जोधपुर संभाग को, जो मुख्यमंत्री का गढ़ है, और यहां फोकस किया जा रहा है ओबीसी वोट बैंक पर, और फोकस कर रहे हैं अमित शाह। राजस्थान में 53% और देश में 54% ओबीसी वोटर्स। मुख्यमंत्री गहलोत खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार 2024 की मंजिल ओबीसी के वोट बैंक के जरिए हासिल की जाएगी, और क्या इस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में 12 बड़े ब्रेकर्स हैं, यानी कि गतिरोध हैं। वो राज्य जहां 2024 से पहले चुनाव होंगे और इनमें 151 लोकसभा की सीटें आती हैं। जोधपुर, जिसकी 10 विधानसभा में से बीजेपी सिर्फ 2 पर है, और यहां की 15 ओबीसी सीटों में से बीजेपी सिर्फ 4 पर है। क्या यही वजह है कि जोधपुर के जरिए राजस्थान के 53% ओबीसी वोटर को लुभाया जाएगा? आज बात इसी मुद्दे पर कि जोधाना में शाह के समीकरण और सियासत क्या है। समझते हैं कि बीजेपी का मिशन ओबीसी 2024 क्या है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 12 राज्यों में चुनाव है। गुजरात, हिमाचल में इसी साल चुनाव है। मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर में भी इसी साल के अंत तक चुनाव हो जाए। इसके अलावा 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में चुनाव है। इन 12 राज्यों में लोकसभा की कुल 151 सीटें आती हैं, जिनमें गुजरात की 26 हैं, राजस्थान की 25 है, मध्य प्रदेश के 29 हैं, कर्नाटक की 28 सीटें शामिल हैं। बीजेपी का फोकस इन्हीं राज्यों के 151 सीटों के ओबीसी वोट बैंक पर है, क्योंकि जब हम देश की बात करते हैं तो 54% देश के अंदर और राजस्थान में 53% के आसपास ओबीसी वोट बैंक है। और इस बार जो जीत की रहा है उसको ओबीसी वोट के जरिए आसान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि राजस्थान फोकस पर क्यों? राजस्थान से पूरे देश में संदेश क्यों? और राजस्थान पर फोकस तो फिर जोधपुर संभाग पर फोकस क्यों? दरअसल जोधपुर संभाग मुख्यमंत्री का गढ़ कहा जाता है, और वर्तमान स्थिति में कांग्रेस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निभा रहे हैं। जोधपुर संभाग में कुल 33 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से 16 पर कांग्रेस है, 14 पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन आंकड़ा यहां से बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा। इसको और आसान करते हैं। जोधपुर की 10 में से सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी विधायक हैं, और जोधपुर संभाग की अगर बात कर ली जाए और उसको ओबीसी वोट बैंक के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो फिर कुल 15 ओबीसी विधायक वर्तमान जोधपुर संभाग में हैं। इनमें से 11 कांग्रेस के साथ हैं और सिर्फ 4 विधायक बीजेपी के साथ। कमाल की बात यह कि मुख्यमंत्री खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं, और निशाने पर इस बार ओबीसी वोट बैंक। तो क्या जोधाना से शाह की रणनीति पूरे देश के अंदर ओबीसी वोट बैंक को बीजेपी के साथ जोड़ पाएगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता ललित मेवाड़ा जी, जो जोधपुर से जुड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माधवराम चौधरी, बीजेपी नेता। स्टूडियो से हमारे साथ योगेंद्र गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ललित मेवाड़ा जी, शुरुआत आपके साथ सर। जोधपुर के अंदर अमित शाह आ रहे हैं, ओबीसी सम्मेलन, उसके बाद संबोधन। राजस्थान के 53% वोट बैंक पर फोकस, देश के 54% वोट बैंक पर फोकस, और जाहिर है राजस्थान में चाह रहे हैं कि 23 में 13 जैसा परिणाम आए और 24 में 14 जैसा परिणाम आए। बीजेपी की अपनी कोशिश है जी। आपने जैसा बताया कि
राजस्थान में 53% ओबीसी जो है वो हमेशा कांग्रेस के साथ रही है, और जोधपुर संभाग का समीकरण बताया गया कि 15 सीटों में से 11 सीटें कांग्रेस के पास है। जी, ये प्रयास जोधपुर में आयोजित करना, जोधपुर में ओबीसी का मुख्यमंत्री होना, राजस्थान का मुख्यमंत्री ओबीसी से होना, और ओबीसी को लुभाने की कोशिश अगर बीजेपी करती है तो जी, तो ठीक सर बात इसी है। में खुश है, इसी में खुश हैं कि अभी हमारे पास 11 ओबीसी के विधायक हैं, इसी में खुश हैं कि अभी हमारे वोट बैंक में सेंध नहीं लगी। सेंध लगाने ही तो आ रहे हैं, रोकेंगे कैसे? सेंध लगाने के लिए तो नहीं कह सकते, उनका अपना प्रयास है, वो अपना प्रयास करें। हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, लोग हमारे साथ हैं, ओबीसी हमारे साथ है, मुख्यमंत्री ओबीसी से है, मूल ओबीसी से है। और जी, कांग्रेस ने तो हमेशा ओबीसी को, जब से कांग्रेस की अपनी विचारधारा रही है सामाजिक समरसता की, सामाजिक सोशलिज्म की, तो कांग्रेस का जो चुनावी पैटर्न रहा है वो हमेशा से समाज जी। सारे तबकों को साथ लेकर लेकिन चलने सर का- ओबीसी के मुद्दे पर तो आपके ही मंत्री जो रहे हैं सरकार में और जो पंजाब के प्रभारी रहे हैं हरीश चौधरी, वो ही इस मुद्दे को गरमा रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ, नहीं, मांग सरकार- उठा रहे हैं ओबीसी की। सरकार के खिलाफ की बात नहीं है, वो सरकार में ओबीसी पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पे बात कर रहे थे, जी, जहां तक पूछता हूँ। तो क्या फोकस नहीं है ओबीसी पर अभी? नहीं, फोकस तो हमेशा रहना चाहिए। फोकस तो एक लगातार प्रक्रिया है। लगातार प्रक्रिया में अगर कांग्रेस कुछ नया करती है, जैसे बीजेपी अपना जमाने के लिए जोधपुर आई है, और जोधपुर में अमित शाह जी भी आए हैं, तो जी। उनका अपना प्रयास है। ठीक है माधवराम चौधरी जी, सर एक तरफ हम ये बातें करते हैं कि आरक्षण को खत्म होना चाहिए, दूसरी तरफ हम ये भी बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, और लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो फिर हम उसी जाति आधारित, वर्ण आधारित, आरक्षण आधारित उन लोगों को फोकस करते हैं कि इनको किस तरीके से अपने साथ लाया जाए। क्या इस सम्मेलन का एजेंडा भी यही? देखिए, वैसे तो यहाँ पे 8, 9 और 10 तारीख को जो ओबीसी का पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी, पूरे देश के लोग बाग यहाँ आए हुए हैं और उनकी एक बैठक है, उसमें अमित शाह जी भी समापन सत्र में यहाँ पधारेंगे। ओबीसी की जहाँ तक बात आती है, ओबीसी की नहीं, सभी वर्गों को साथ लेके चलना भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य मोटो है और चलती रही है। आपने देखा होगा कि पिछले समय में ईसीबीसी को जो अग्रिम जातियां हैं उनको आरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और ओबीसी की अपन बात करेंगे तो ओबीसी की चाहे अपन मंडल आयोग की रिपोर्ट से लेके आज तक बात करते हैं तो वो भी बीजेपी का ही उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो बीजेपी किसी जाति, वर्ग या उसकी राजनीति नहीं करके सभी वर्गों को साथ में जोड़ के और लेके चलने का मादा भी रखती है, और उसके लिए सभी को जोड़े रखने का प्रयास भी करती है। जोधपुर संभाग क्यों चुना? जोधपुर संभाग की जब तक जो आपने विश्लेषण किया है विजेंद्र जी, उसमें विश्लेषण में आपने ये बताया कि भाई 2018 का चुनाव था, उस चुनाव में आपने बताया कि यहाँ पे जो सीटें थी उसमें कांग्रेस जीती, पर आपने 2019 का विश्लेषण नहीं किया जिसमें खुद मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव हारा, और सभी जो सीटें थी, सभी संभाग की पूरी सीटों पे बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त ली और इनका पुत्र जो 3 लाख वोटों से हारा। तो ये चिंताजनक विषय नहीं है इनके लिए, खुद के लिए ही। जब मात्र 4 महीने में आप समीकरण एकदम उल्टे हो जाते हैं, तो ये तो एक मात्र संयोग की बात थी कि पिछला राज बनना इनका मात्र 0.5% वोटों से ये राज बना पाए। अच्छा, तो ये अपने आप में घमंड करने की जरूरत नहीं है इसमें कि हमने बाई इलेक्शन उठाइए फिर कि बाई इलेक्शन में बीजेपी का क्या हाल हुआ। देखिए, उसके बाद नगर निगम उठाइए, उसके बाद फिर स्टूडेंट इलेक्शन उठाइए, तो फिर आप पंचायती राज की भी बात कर लीजिए। पंचायती राज में जहां इनके मात्र जो टोटल 33 है, उसमें तो 33 में से ज्यादातर स्थान पे और 24 हमारे जिला प्रमुख है, तो ये एक बड़ा योगदान हमारे पास में है। सर आपकी बात को अगर मालूम कि 2019 में बीजेपी वहां स्ट्रॉन्ग हो गई थी, तो जोधपुर को क्यों चुना? फिर उस जगह को चुनते जहां पर आपने आपको कमजोर मान रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर देता हूं, ऐसा नहीं है। हमारे इससे पहले जेपी नड्डा जी आए थे और वो बीकानेर संभाग का
सूरतगढ़ में सम्मेलन हुआ था, उसी क्रम में ये दूसरा जो सम्मेलन हो रहा है उसमें सभी बूथ इकाइयों के अध्यक्षों को हमने बुलाया है। वो उनका एक बड़ा सम्मेलन है। निश्चित तौर पे चुनावों के मद्देनजर इन चीज़ों का सम्मेलन समय समय पर होता रहता है। अगली बार जो होगा वो निश्चित तौर पे दूसरे संभाग में होगा। तो ये तो पार्टी का एक निरंतर कार्यक्रम है और तो समय समय पे होता है। 2024 के लिए आपको ओबीसी के वो 54% वोट चाहिए जिसके लिए संघर्ष किया जा रहा है, और इस बार की राह ओबीसी आसान करेंगे। विजेंद्र जी, मैंने पहले भी बताया, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग और सभी जाति की चिंता करती है, जिसमें न जाति आधारित राजनीति करती है। बाकी आपने देखा कि अग्रिम जातियों को आरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया और ओबीसी का जो आरक्षण था वो भी भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया। और जब दूसरी बार जब बाकी जो बची हुई जातियां थी, आपने देखा कि उस टाइम अशोक जी नहीं देना चाहते थे, उसके उपरांत भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहाँ पे दिया। उनको मजबूरी में यहाँ स्टेट में देना पड़ा। जब मेरे को अच्छी तरह से याद है कि ये जैसलमेर में थे और तुरंत यहाँ कैबिनेट की बैठक बुलाई जयपुर में, उसी दिन जयपुर आना पड़ा और इनको देना पड़ा। तो ये कभी भी ओबीसी के हितैषी नहीं रहे। आप एक भी इनका उदाहरण मैं पूछना चाहूंगा कि एक भी उदाहरण इनके जो शासन में ये बता दे कि ओबीसी के लिए इन्होंने कोई बड़ी इनकी उपलब्धि। योगेंद्र गुप्ता जी, सर क्या वाकई में जिस तरीके से कहते हैं कि मैन टू मैन मार्किंग करना, और बीजेपी के लिए कहा जाता है कि 24/7 वो इलेक्शन मोड में ही होती है, तो क्या है जो पूरे रणनीति के तहत कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ये फोकस पहले उन 12 राज्यों में है कि वहां किसी तरह अपने वोट बैंक को बढ़ाया जाए और फिर उस वोट बैंक को 2024 में कन्वर्ट किया जाए? विजेंद्र जी, इस समय राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो दोहरा गेम चल रहा है, और इसे कह सकते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जी डेफिनेटली अगर अमित शाह यहाँ पे आ रहे हैं, उसके पहले नड्डा यहाँ पर आए हैं, तो उनका जो सामने दिखाई दे रहा है या जो बयान आ रहे हैं वो राजस्थान की राजनीति को लेकर हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसके तार केंद्र की राजनीति से जुड़े हुए हैं। केंद्र की राजनीति से इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि 2024 में जो चुनाव होंगे और जिसमें एन कैन प्रकरण भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में हर हालत में आना ही है अपने बाकी बचे एजेंडों को पूरा करने के लिए, उसकी सरगर्मियां इस समय जरूरत से पहले शुरू हो गई। वो इस तरह शुरू हो गई, देखिए उधर नीतीश अलग हो गए हैं तो उन्होंने अपना एक अलग चालू कर दिया। वो सब स्टालिन से लेकर के और केजरीवाल से लेकर के राहुल से लेकर सबसे मिल रहे हैं और एक थर्ड फ्रंट खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जो है वो साफ साफ आम आदमी पार्टी घोषित कर चुकी है कि 2024 में हमारा सीधा मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ में जी। तो यहाँ पर इस दफे सरगर्मियां शुरू हो गई, तो उसी के मद्देनजर अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी। प्रत्यक्ष रूप से आप देखें तो राजस्थान में चुनाव अभी 1.25 साल बाकी है, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी करीब करीब चुनावी मोड में आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटेजी ये बनाई है कि सबसे पहले उन क्षेत्रों पर फोकस किया जाए जहां पिछली बार हमें काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अगर जोधपुर संभाग की बात करेंगे आप तो पिछली दफ़ा कांग्रेस को करीब 13 सीटों का फायदा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। जोधपुर संभाग चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आता है तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन सीटों की भरपाई करना आवश्यक है, और दूसरा गहलोत को घेरने के लिए जोधपुर संभाग सबसे बेहतर है। जोधपुर संभाग पर हम जितना फोकस करेंगे हम उतना ही अशोक गहलोत को मजबूर करेंगे जोधपुर पर फोकस करने के लिए, वहां रहने के लिए, ताकि वो राजस्थान में किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का एक मानना और है कि राजस्थान की जो परिपाटी रही है, एक बार भारतीय जनता पार्टी एक बार कांग्रेस, उसके मद्देनजर राजस्थान एक सॉफ्ट स्टेट है जहां पर अपनी हम सरकार बना सकते हैं। एक कारण और है यहां पर कि इस वक्त जो कांग्रेस की हालत यहां पर चल रही है उसके अंदर कांग्रेस का पूरा फोकस राजस्थान पर ना होकर अशोक गहलोत कमान संभाले हुए हैं। लेकिन आप भी देखिए पिछले 3 महीने की गतिविधि कि अशोक गहलोत राजस्थान में कम रहे हैं और गांधी परिवार को बचाने के लिए या उनको जो ईडी के जिस तरीके से उनको नोटिस मिले या अब जो यात्रा चल रही है उनका बहुतायत समय इस समय राजस्थान से ज्यादा दिल्ली में लग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एक तरफ उनका फोकस राजस्थान में नहीं है, हम पूरा फोकस यहां करें तो हमारी विजय यहां पर आसान हो सकती है। इसीलिए आपने देखा कि नड्डा पहले पूर्वी राजस्थान में गए थे। पूर्वी राजस्थान मतलब भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली थी और वो 1 सीट भी बाद में जाकर के कांग्रेस से मिल गई। यानी तो पूर्वी राजस्थान पूरा ही गायब है, बीजेपी के हाथ से पूरा ही गायब है, पूरा गायब है वहां से, तो शून्य पर है। कुशवाहा भी हट गई है। हाँ, वो भी वहां से चली गई। तो धीरे धीरे करके ये फोकस ये करें कि एक तरफ तो कांग्रेस का जो राज और कांग्रेस का काज जिसके हाथ में है उसका ध्यान राजस्थान से ज्यादा केंद्र की राजनीति में है। लेकिन आपको फिर भी अगर हम बीजेपी को समझे तो ये दिखाई तो देता है कि जेपी नड्डा अध्यक्ष की भूमिका में है, लेकिन अभी भी क्या ये लगता नहीं कि जहां असंभव टास्क होते हैं, जहां 2024 या मोदी जी के चुनाव से जुड़ी हुई बातें होती हैं, वहां फ्रंट फुट पर फिर अमित शाह ही होते हैं?
ये बिल्कुल सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा तीसरे व्यक्ति का उस स्तर तक आना संभव नहीं है। भले ही अध्यक्ष बनाया गया जेपी नड्डा को, लेकिन कुल मिलाकर कमान मुश्किल दौर के अंदर अमित शाह के पास में ही है। राजस्थान की राजनीति में एक कारण और है इतने दौरे होने का कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गुटों में बटी हुई है, एक तरफ सतीश पूनिया है, एक तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया है, एक तरफ गुलाब चंद कटारिया है, एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा है, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राजन सिंह राठौड़ है, कई सारे। तो यहां पर ये क्लियर कर चुके हैं कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा और अमित शाह जेपी नड्डा के दौरे और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अमित शाह के ही दौरे के दौरान पोस्टर बोर्ड दिखाई दिया, पोस्टर बोर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर मैसेज भी दिया जा रहा है कि आप अपने अंदर की जो कहानी है उसको खत्म करिए। पूरी तरीके से यहां का जो चुनाव होगा वो 100% कंट्रोल रहेगा अमित शाह के द्वारा और उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा। यहां पर किसी और को मौका नहीं मिलेगा। यह भी दौरे बढ़ा करके अप्रत्यक्ष रूप से संदेश दिया जा रहा है और जब मीटिंग होगी तो प्रत्यक्ष रूप से दिया जाएगा। ठीक है माधोराम चौधरी जी, क्योंकि ओबीसी को लेकर यह फोकस किया जा रहा है, लगभग हर प्रदेश से ओबीसी मोर्चा से जुड़े पदाधिकारियों को बुलाया भी गया है, लेकिन फोकस है उन 20,000 से ज्यादा ब्लॉक्स पर जहां से इस रणनीति को एग्जीक्यूट करना है। तो क्या यह माने कि माइन्यूट एग्जीक्यूट करने की तैयारी की गई है, जहां हर ब्लॉक को जोड़ा जाएगा उस विधानसभा सीट के साथ और वहां क्या समस्याएं हैं, वहां के मुद्दे क्या हैं ओबीसी के, उस तरीके से रणनीति बनाकर अलग अलग विधानसभा को टारगेट किया जाएगा? नहीं योगेंद्र जी, ये बात आपकी सही है। भारतीय जनता पार्टी हर समय, आपने देखा कि हर समय चुनावी मोड में ही रहती है और निरंतर उनके संगठन की गतिविधियां भी जारी रहती है। निश्चित तौर पे सभी जगह, सभी मंडल स्तर पे, जैसे हमारे यहाँ पे बूथ स्तर पे भी 53,000 जो बूथ है उनके प्रत्येक इकाई का हमने अध्यक्ष बना लिया, अध्यक्ष की एक कमेटी बना ली और ये कार्य निरंतर चलता रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर हर वर्ग को जोड़ने के लिए और हर संभाग और हर गाँव तक जोड़ने के लिए पूरी प्रयासरत है और उनको साथ लेके चलने के लिए भी निरंतर पार्टी प्रयास करती रहती है। और राजस्थान पर इतना फोकस क्यों? राजस्थान से ज्यादा सीटें तो मध्य प्रदेश में हैं, कर्नाटक के अंदर हैं। नहीं, निश्चित तौर पे राजस्थान में सरकार नहीं होना भारतीय जनता पार्टी के लिए और बार बार ये परसेप्शन होना कि बार बार चेंज हो जाना, हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीचे और ग्रामीण इकाई के रूप में पूरे एक एक बूथ पे मजबूत हो और आने वाले समय में जो ये बार बार परसेप्शन होता है कि एक बार बदले और बार बार बदलना, इस बार इसके साथ नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती के साथ खड़े हो और आने वाले समय में कभी भी बदलने की नौबत नहीं आए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है। क्योंकि इस वक्त जब हम कांग्रेस को देखते हैं ना सर, तो एक ही चेहरा नजर आता है और वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वो राजस्थान से, जयपुर से लेकर दिल्ली तक वही दिखाई देते हैं। अभी कन्याकुमारी में भी वही मोर्चा संभाल रहे हैं राहुल गांधी के साथ। तो क्या एक बड़ी वजह यह है कि मुख्यमंत्री गहलोत को उन्हीं के गढ़ के अंदर इस तरीके से चुनौती दी जाए कि उनका फोकस उधर की तरफ रहे और उस जरिए कांग्रेस को कमजोर किया जाए? आपको लग रहा है कि एक रणनीति का हिस्सा है कि जोधपुर को चुना जाना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां आदमी अपनी कमजोरी देखता है उसको वो अपना प्रयास करती है, पार्टी अपना प्रयास कर रही है, पर इससे ये कहीं नहीं जाहिर होता है, ये कहीं नहीं होता कि अशोक गहलोत जो है वो अगर कन्याकुमारी में है तो वो जोधपुर में कहीं कमजोर है। जी, कांग्रेस का पूरा काडर जो है वो हमेशा से लगा रहा है और हमेशा से सामाजिक सोशलिज्म की बात कांग्रेस हमेशा करती रही है। हर वर्ग, हर तबके, हर जाति वर्ग पर ध्यान देती रही है, सुनती रही है और उसी के क्रम में कहीं उसकी अपनी तैयारी है जी। अगर बीजेपी अपना प्रयास करती है तो अच्छी बात है, वो ओबीसी पर ध्यान देती है तो ये अच्छी बात है, पर इससे ये कहीं नहीं होता कि वो कांग्रेस को कहीं कमजोर कर देगी। लेकिन ललित जी, ये बात तो आप मानेंगे सर कि जिस तरीके से बीजेपी 24/7 इलेक्शन मोड में ही रहती है, उसके प्लान आगे से आगे होते हैं। अगले 4 साल के प्लान उनके पास अभी से होंगे कि हमें कब कब क्या क्या एग्जीक्यूट करना है। क्या ये कमी कांग्रेस में नहीं खलती? कभी कभी खलती है। ललित मेवाड़ा जी, एक ये बताइए कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री होने के बाद में पिछले 3 महीने में राजस्थान से ज्यादा दिल्ली के अंदर रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे आसान तरीका लग रहा है कि इस समय जब यहाँ का राजा यहाँ पर नहीं है, उसके गढ़ को घेरा जाए और उसकी कमियों को उजागर करते मजबूत बनाया जाए अपने आप को? नहीं, वो उसकी सोच हो सकती है, पर ऐसा कहीं है नहीं, ऐसा कहीं लगता नहीं कि कांग्रेस कहीं, अगर अशोक गहलोत जी नहीं है तो कांग्रेस कहीं कमजोर हो रही है। कांग्रेस का पूरा काडर है वो अपने काम करता रहता है। कांग्रेस की अपनी जड़ें हैं जो हर परिवार में, हर जगह से है और परंपरागत रूप से है। ठीक है, इसको तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री थोड़ी ना हर दिन बनारस के अंदर होते हैं, वो भी साल में 1 बार या 2 बार ही जाते हैं।
लेकिन बनारस जी, में जी। कार्यकर्ता काम करते रहते हैं। लेकिन ललित जी, जी, हाँ। इस तरीके के काम तो करने पड़ेंगे सर, क्योंकि बस इसमें आश्वस्त हो जाना कि वहां पर अभी जोधपुर के अंदर विधायक हमारे ज्यादा हैं, हमारी सरकार है, सर विधायक जाते भी देर नहीं लगती और सरकार जाते भी देर नहीं लगती। नहीं, आपको आप ठीक कह बचाकर रहे हैं, तो रखना पड़ेगा कार्यकर्ताओं को, वोटर्स को जी, बांधकर तो रखना पड़ेगा, वरना कोई और सेंध लगाएगा। नहीं, इसी क्रम में हमारे यहाँ कार्यक्रम होते रहे हैं साहब। हमारे यहाँ लोकल लेवल पर जो संभाग लेवल पर और लोकल लेवल पर कांग्रेस भी अपने कार्यक्रम समय समय पर करती रहती है, जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं सर। लेकिन जिला अध्यक्ष तक नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष तक नहीं है, कार्य समिति ही नहीं है, काम कर कैसे रहे हैं? नहीं, पर जो काडर है वो तो जुटा पड़ा है साहब। कांग्रेस 130 साल का इतिहास है कांग्रेस का, और कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं है। अक्टूबर में हमारी जो चुनाव प्रणाली है वो लागू हो रही है, और उम्मीद करते हैं सारे लोग, वही लोग जो अपना जो काम कर रहे हैं वो पदों के साथ भी काम करेंगे। ठीक है माधवराम चौधरी जी, ये मानकर चलें सर, आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री मोदी का भी इधर फोकस रहेगा, जेपी नड्डा तो फोकस कर ही चुके हैं, अमित शाह भी लगातार फोकस कर रहे हैं। क्या इस वक्त उत्तर भारत पट्टी में सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान हो चला है कि जिसको अगर भेद लिया गया तो कांग्रेस को काफी हद तक डैमेज किया जा सकता है, कि उत्तर भारत पट्टी में सबसे स्ट्रॉन्ग राज्य कांग्रेस के लिए कोई बचा है तो वो राजस्थान है? देखिए, मैंने पहले भी कहा योगेंद्र जी, यहाँ बार बार ये परसेप्शन रहा है कि बार बार सरकारें बदलती रही है, तो बदलती रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज के रूप में हम ले रहे हैं इसको। और आने वाले समय में ऐसा नहीं हो, क्योंकि स्थायित्व और विकास के लिए ज़रूरी है कि सरकारें यहाँ पे स्थायी हो, और उसी के क्रम में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ में अपने हर संगठन को मजबूत करने में लगी है। जी, कहने को तो सब कह देते हैं हम एकजुट हैं, लेकिन जो पोस्टर वोट चल रहा है उससे कैसे निपटेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो चीज़ आप देख रहे हो उनमें भिन्न चीज़ें आपको मिलेगी, और आप भी उस चीज़ को एडमिट करते हो कि यहाँ पे जो संसद, हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करता है, वही चीज़ें होती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई विषय जो आपको दिखेगा सर, वो ऐसा होता नहीं ना, है। जब बीजेपी ऑफिस के बाहर किसी होर्डिंग को लेकर सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें बाकायदा मापदंड है, उस हिसाब से बना है। तो ये फिर जोधपुर में क्यों नहीं? वहां किसी के पोस्टर पर कोई है, किसी के पोस्टर पर कोई गायब है, किसी के पोस्टर पर अध्यक्ष ही गायब है। नहीं, ये तो कार्यकर्ताओं की अपनी पसंद है कि वो किसका लगाते हैं, पर यहाँ जो पार्टी है वहाँ पे तो निश्चित तौर पे जो एक ये गुटबाजी नहीं है। नहीं, ये गुटबाजी आप अपने आप को दिखती होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्र तय करता है और संसदीय बोर्ड तय करता है, वही चीज हम फॉलो करता है। सर, ये बात मुझे थोड़ी सी करती है, क्योंकि जब अमित शाह है, जेपी नड्डा है, तो कार्यकर्ताओं के लिए प्रमुख चेहरे वही होने चाहिए। लेकिन जिस तरीके का पोस्टर वॉर होता है, वो संदेश तो आगे तक जाता है कि आप कितनी बार आकर ये संदेश देते कि आप एकजुटता दिखाइए, कम से कम बाहर तो दिखाइए, अंदर नहीं है तो। लेकिन यहाँ बाहर ही पोस्टर वॉर शुरू होते हैं। अब जिन कार्यकर्ताओं के जरिए वो लगाए जाते हैं और जिनके लगाए जाते हैं, उनको पता होता होगा कि कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। देखिए विजेंद्र जी, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में पोस्टर वॉर है, भारतीय जनता पार्टी में पद का वॉर भी है, और भारतीय जनता पार्टी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री इसका वॉर भी है। आप याद करिए, जब हाड़ौती क्षेत्र में किस तरीके से उनके नेताओं के अब से कुछ समय पहले तक बयान आते रहे हैं कि अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को वापस आना है तो वसुंधरा राजे सिंधिया को लाना। ये तो बयान सरेआम दिए गए हैं, और एक नहीं 50 बार दिए गए हैं। इसके अलावा अगर ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि भाई पोस्टर के अंदर एक हमारा एक कार्यकर्ता की इच्छा होती है, तो ऐसा होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो क्या रहा है पोस्टर वॉर में कि जो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं वो वसुंधरा राजे का फोटो लगाते हैं, उसमें सतीश पूनिया का फोटो गायब कर देते हैं। सतीश पूनिया के जो समर्थक हैं वो सतीश पूनिया के फोटो में से वसुंधरा का गायब कर देते हैं, और कुछ के अंदर किसी का अपने लगाते हैं। तो ये तो खुले आम जोधपुर में तो हो रहा है कि गजेंद्र शेखावत जी के पोस्टर के अंदर कोई गायब है, तो किसी के पोस्टर से गजेंद्र जी गायब है। ये बिल्कुल वही बता रहे हैं कि वहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से धड़े बने हुए, इसमें कोई शक नहीं है। और धड़े देखिए, माने या ना माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हम सत्ता में आ रहे हैं, तो इस समय जो मुख्यमंत्री के जितने चेहरे हो सकते हैं, चाहे गजेंद्र शेखावत हो, चाहे सतीश पूनिया हो, या वसुंधरा हो, या राजेंद्र सिंह राठौर। एक लाइन में मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है, क्योंकि जब इलेक्शन में रिजल्ट आ रहा होता है ना, या वोट डल रहे होते हैं, तो जो ईवीएम मशीन होती है ना, उस पर नेताओं के चेहरे नहीं होते हैं। वहां या तो हाथ का निशान होता है, कमल का निशान होता है, जिस पार्टी के निशान होते हैं वो होते हैं। तो वहां फिर वो आइडियोलॉजी काम करती है, या आप कितने उनके जहन में घुस गए हैं, यहां तक काम करता है। क्या उस हिसाब से बीजेपी अभी कांग्रेस से आगे दिखाई देती है?
अगर आप जिस तरीके से राजस्थान की स्थिति आज है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से क्राइम है, राजस्थान में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से करौली में दंगे हुए, जिस तरीके से जोधपुर में हुए, जिस तरीके से कन्हैयालाल टेलर का गला रहता गया, ये सारे वो पिच हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पसंदीदा पिच है। इसके अलावा जिस तरीके से यहां पर लेकिन कमाल की बात है, इन पिच पर भी बहुत अच्छी बैटिंग करती हुई बीजेपी दिखाई नहीं दी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ललित जी आपका भी शुक्रिया, माधोराम जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद कीजिए कि जब इस तरीके के सम्मेलन होते हैं तो समाज के हित में हो, सिर्फ इस हित में नहीं कि हमें किसका वोट किस तरीके से मिल सकता है, क्योंकि वोट तो एंड ऑफ द डे आपको डालना ही है, लेकिन उस वोट को डालने के बदले में आपको या आपके समाज को या फिर सोसाइटी को, प्रदेश को, जिले को क्या मिल रहा है, यह महत्वपूर्ण होता है। नमस्कार।